नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 तारीख को होगी। बीजेपी मुख्यालय से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 सितंबर को होगी। बैठक बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर की जाएगी बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। 13 सितंबर को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली से खबर, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। भारी सुरक्षा के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री सेंट्रल जेल में लाया गया है। उन्हें आज भ्रष्टाचार के मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को रविवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था। इससे पहले उन्हें यहां कुचनपल्ली स्थित सीआईटी के विशेष जांच दल कार्यालय में लगभग 10 घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंजीवेरापट्टन में संदिग्ध वस्तु आईडी मिला है। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया था। जांच के बाद संदिग्ध आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जब वोट इकट्ठा करने का समय आता है तो कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा करने निकलते हैं। जब कर्नाटक में चुनाव समाप्त हुआ तो वो भारत बन गए। वे कहते हैं कि अब हम भारत हैं। अभी आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानाती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। अब कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम, इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। इसलिए आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए, इसलिए वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को अचानक भारत से प्रेम कैसे हो गया। ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन है और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भी दुश्मन है। इंडिया को बहाने के रूप में मुख्य रूप से संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का विशेष जिस तरह से योगदान है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 में लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही है। तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया? अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहां सुन रही है। यूपी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम विभाग ने बारिश में अनावश्यक बाहर निकलने के लिए मना किया है। साथ ही साथ असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचने की हिदायत दी है। साथ ही साथ जिलेवासियों को अपने घरों में रहने की सलाह भी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि घरों से ना निकले, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो वहीं भारी बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर लखनऊ के आसपास के जिलों की जारी की गई है, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी गई है कि बिना काम के बेवजह घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकले। बारिश के इस अलर्ट के दौरान सतर्क रहें और जर्जर बिल्डिंग और पेड़ों के संपर्क में आने से भी बचते हुए नजर आए। लखनऊ में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, जिसका जायजा मंडल आयुक्त रोशन जैकब ले रही हैं। बता दें कि पंपिंग स्टेशन, मुंशीपुलिया, जानकीपुरम विस्तार, रिवर कॉलोनी और इंदिरा नगर आदि विभिन्न जगहों पर पहुंचकर जलभराव का जायजा लिया गया। तभी मंडल आयुक्त ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि पंपिंग स्टेशन व नालों में पॉलिथीन एकत्रित न होने के कारण संबंधित अधिकारी फील्ड में भ्रमणशील होते हुए सीवर चोक की स्थिति न उत्पन्न होने दें और इसका पूरा ख्याल रखा जाए। लखनऊ में भारी बारिश के चलते तमाम स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जारी की गई बिजली कड़कने के साक्ष्य के साथ ही साथ भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। बता दें कि लगातार बारिश से राजधानी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। साथ ही साथ बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भीषण बिजली कड़कने और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। वहीं यह भी कहा गया है कि अनावश्यक रूप से बाहर और खुले में ना घूमें, असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचते हुए नजर आए। साथ ही साथ जनपद वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह इस दौरान दी गई है। लखनऊ में बारिश के चलते सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने क्षेत्र में जलभराव का जायजा भी लिया। बारिश के चलते लखनऊ में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बंद का आदेश जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी है कि बिना काम घरों से बाहर ना निकले। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं लखनऊ में भारी बारिश के चलते जहां सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, वहीं आप जगह जगह देख पा रहे हैं जलभराव के चलते जिला अधिकारी के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों ने स्थितियों का जायजा लिया है और लोगों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की इस दौरान सलाह दी है। लोगों से इस बात की गुजारिश भी की गई है कि जर्जर भवनों और पुराने पेड़ों के आसपास ना खड़े रहें ताकि अपनी जान की सुरक्षा की जा सके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में देर रात से हो रही बारिश के चलते नगर निगम की सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें कि जलभराव से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर स्कूलों के लिए बच्चों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। बच्चों को सड़क के किनारे डिवाइडर पर चढ़कर स्कूल तक पहुंचने का रास्ता खोजना पड़ रहा है, जिससे कई हादसे होने का खतरा नजर आ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, उसके बावजूद नगर निगम से लापरवाही लगातार की जा रही है। कन्नौज में बारिश के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद बीएसए ने पत्र जारी किया है। वहीं परिषदीय मान्यता और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है। तो कन्नौज में भी बीएसए के द्वारा पत्र जारी किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के आधार पर 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बारिश के दौरान बंद कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कन्नौज में भी आदेश जारी किया गया है। 1 से लेकर 8 तक के कन्नौज में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, चाहे वो निजी हो या सरकारी। जिला अधिकारी के आदेश के बाद बीएसए ने यह आदेश जारी किया है और तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई है कि बारिश के दौरान, अलर्ट के दौरान सभी स्कूलों को फिलहाल बंद रखा जाए। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। बता दें कि सुबह 6:10 पर दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर दर्जन भर दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री में यह आग लगी है। वहीं शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं ये। अचानक यहां पर आग की घटना के बारे में जानकारी मिली। सुबह 6:10 पर यह जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद करीब दर्जन भर गाड़ियां यहां पर पहुंची और लगातार आग को काबू में करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के नरेला इलाके की, इंडस्ट्रियल इलाके की ये तस्वीरें हैं। अचानक यहां पर सुबह 6:10 पर आग लग जाती है। बेहद भयानक तस्वीरें हैं। गनीमत की बात सिर्फ यही रही कि किसी के भी हताहत होने की
कोई सूचना जानमाल के नुकसान की कोई सूचना इस घटना में नहीं हुई है। दमकल की 12 गाड़ियां लगभग मौके पर पहुंचकर इस भीषण आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। और इसके बाद बात करेंगे हरदोई की, जहां घर के अंदर फांसी पर अधेड़ युवक का लटका हुआ शव मिला है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों के चलते अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं फांसी के फंदे पर शव को लटका हुआ देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं मामला सांडी थाना क्षेत्र के समजलपुर गांव का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, हरदोई की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कब्जे में लेकर भेजा है। परिजनों में इस समय कोहराम का माहौल है। घटना के पीछे की यदि कारणों की बात की जाए तो इस बारे में अभी तक कोई खुलासा पुलिस के द्वारा या फिर परिवार के द्वारा नहीं किया गया है। रायबरेली में अभियोजन शाखा में तैनात सिपाही लापता हो गया। बता दें कि दीपांशु कुमार की पत्नी की तहरीर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं तहरीर पर दर्ज करके पुलिस ने टीम सिपाही की खोजबीन की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में सिपाही घर से बाहर निकला था। मामला शहर के कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पत्नी की तहरीर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट अब दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। जानकारी ये मिल रही है कि घर में आपसी कलह के चलते सिपाही घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला है। बस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा खोजबीन की जा रही है। पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर मुरादाबाद अब नगर निगम की लापरवाही के कारण बारिश के बाद जलमग्न हो गया है। पूरा मुरादाबाद पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। रविवार सुबह रुक रुक कर हो रही बारिश ने दोपहर होते ही पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। नालों की तली सफाई का दावा करने वाले नगर निगम के दावों की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर भी नालों की सफाई न होने के कारण भरे पानी के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास बने ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही ने तमाम लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से पानी में जलमग्न डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खतरों के साथ ही साथ हादसों को ये तस्वीरें दावत देती हुई नजर आ रही हैं। गाजीपुर के बड़ेसर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी। बता दें कि प्रेमी प्रेमिका के ससुराल पहुंच गया था, जिसके बाद प्रेमिका ने चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी। तो वहीं महिला का कहना है कि वह उसे परेशान करता था और रात में जब वह अकेली थी तब घर पर आया था। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसके बाद बात करेंगे बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में मामूली रास्ते में विवाद को लेकर एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के बालकुम इलाके में रविवार शाम को हुई घटना से हर कोई स्तब्ध है। 40 मंजिला इमारत के निर्माणाधीन लिफ्ट के गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। वहीं के स्थानीय अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। खबरों की माने तो ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया है कि लिफ्ट 40वीं मंजिल से दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे जा गिरी, जिससे यह हादसा हुआ है।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शक की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में विजय मोहल्ला में साजिद नाम के पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी निशा को दोनों बेटियों के सामने मौत के घाट उतार दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। हम इस समय मौजूद हैं घटना स्थल पर। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो मकान है जहां पर साजिद रहता था। देर रात आपस में दोनों पति पत्नियों में लड़ाई हो गई, जिसके कारण लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ गई तो साजिद ने चाकू लेकर अपनी ही पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद की बेटी क्या हुआ था? शुरू से हुआ था। पहले ना नीचे वालों की लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने के बाद वो दोनों चले, तो बस वो रास्ते में आ रहे थे पापा, तो पापा के साथ पापा को आलिया पे मिल गई, वो नाम था ना उनका, तो आलिया पे मिल गई। आलिया पे ने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहने लगी मेरे घर को पीछे छुटवा दो। वैसे पापा के साथ आलिया पे के साथ पापा का चक्कर चल रहा था, जिसके तो पापा ने ऊपर गए। फिर पापा ऊपर गए, फिर पापा हमसे कहने लगे कि देख आलिया चली गई बच्चों। फिर अम्मी कहने लगी इस बच्चों से क्या कह रहे हो, मुझसे क्यों ना कौन है मुझसे को। फिर ऐसे झगड़े चलने लगे कि तूने मेरे उसको ऐसे ऐसे डार्लिंग को ऐसे ऐसे करने लगे। फिर पापा को गुस्सा आया, पहले पापा ने जाल लगाया, फिर ऐसी चालू करी, फिर डीजे बजाने लगे। डीजे बहुत तेज की आवाज़ से, जिसकी वजह से आवाज़ ना आए। फिर पापा भागते हुए गए, जूते के अंदर से चाकू निकाला, फिर चाकू निकाल के पापा के पहले यहाँ पे मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मम्मी के, फिर यहाँ पे मारा। फिर जिसकी वजह से अम्मी यहाँ से लेकर यहाँ तक खून बरस तो गिर गई वो। बीच बचाव में आपके भी चोट लगी है? हाँ, मैंने बस गर्दन पे बचाने के लिए ऐसा करा था, बस मेरे यहाँ पे लग गई थी, जिसकी वजह से मैं चिल्लाने लगी। और मैं यहाँ पे खिड़की पे आ गई, ऊपर वाली यहाँ वाली जो किचन की खिड़की है, मैं इस पे आ गई और कूदने लगी। बस सामने वाली आंटी थी पड़ोस, तो उन्होंने हमें बचा लिया। देखिए कहीं ना कहीं कि ये दुखद घटना है, और लगातार जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर लगातार वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, इसी को लेकर एक माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी क्या हुआ था बताइए? ये हुआ है, दिन मारता रहता है दिन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।